हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 15 और एनवायरनमेंट इसकी जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज को आज हम सोल्व करेंगे। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मेनली कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। नीचे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से ग्रुप में बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं। तो देखिए, ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, फ्लावर भी, लेकिन लेदर नहीं है, तो ये ग्रुप तो नहीं है। ग्रास है, वुड है, प्लास्टिक नहीं है, तो इसमें सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल नहीं है। फ्रूट पील्स भी बायोडिग्रेडेबल है, केक भी बायोडिग्रेडेबल है, लाइम जूस भी बायोडिग्रेडेबल है। एक तो ये हुआ, केक भी है, वुड भी है और ग्रास, तीनों बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हुआ। तो इसका आंसर हुआ सी और डी। सी और डी में तीनों के तीनों बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं। अब इसमें क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। इनमें से कौन सी एक फूड चेन है। ग्रास, व्हीट और मैंगो फूड चेन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कब खा रहे हैं। ग्रास, गोट को ग्रास खा रहा है, जो गोट है वो ग्रास को खा रही है, और ह्यूमन बीइंग्स गोट को खा रहे हैं, बिल्कुल सही है। गोट, काउ एंड एलिफेंट तीनों एक दूसरे को नहीं खा रहे हैं। ग्रास, फिश एंड गोट ये भी नहीं है, क्योंकि अगर फिश अगर ग्रास को खा भी ले, वैसे तो खाती नहीं, तो गोट फिश को नहीं खा सकते। तो इसमें हमारा क्या हुआ, बी। बी हमारी क्या है, एक फूड चेन। जो ग्रास है उसको गोट खा रही है और गोट को ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेजेज इन वाइन शॉपिंग। शॉपिंग करते समय हमें जो है क्लॉथ बैग्स अपने साथ ले जाने चाहिए, बिल्कुल सही। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। जब लाइट्स और फैंस यूज़ नहीं हो रहे हो उनको स्विच ऑफ कर दें, बिल्कुल सही दोनों। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। ये स्कूल अगर हमारा पास है तो स्कूल में हम वॉक करके जा सकते हैं, किसके बजाय अगर हमारी जो मदर है वो अपने स्कूटर पे हमें वहाँ पर ड्रॉप करे, उसके बजाय हमें पैदल जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, तीनों के तीनों ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। अगर एक ट्रॉफिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम किल कर दें तो क्या होगा। इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल, द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल स्टॉप। तो आपको पता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर हमने क्या किया, एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, तो जो फूड एनर्जी है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में नहीं जा पाएगी। दिस विल कॉज ए ब्रेक इन द फूड चेन रिजल्टिंग इन इकोसिस्टम इम्बैलेंस। जिससे क्या होगा, जो फूड चेन है वो टूट जाएगी। फूड चेन अगर टूट गई तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। As a result, the organism of the higher trophic level will also die, while the individual of the lower trophic level will exhibit enormous growth in their population. इसके कारण क्या होगा, जो हायर ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे, उन पर एनर्जी नहीं जा रही। और मान लीजिए पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा, तीसरा ट्रॉफिक लेवल। अब अगर ये दूसरे ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म मर गए तो तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी नहीं जा पाएगी, तो तीसरे ट्रॉफिक लेवल के जो हायर ट्रॉफिक लेवल है उसके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और जो पहले ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म थे इनकी एनर्जी सारी की सारी बची रह जाएगी, क्योंकि सेकंड ट्रॉफिक लेवल के तो सारे नष्ट हो गए। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एनॉर्मस ग्रोथ हो जाएगी। बोथ द कंडीशन विल रिजल्ट इन इकोलॉजिकल अपसेट। अगर दोनों की दोनों ही कंडीशन, ये सारे के सारे खत्म हो गए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों ही खतरनाक है। क्वेश्चन 5, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म सभी रिमूव कर रहे हैं, क्या इस रिमूवल से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। क्या कोई ऐसा मेथड है कि एक ट्रॉफिक लेवल के हमें सारे ऑर्गेनिज्म रिमूव करने हैं और इकोसिस्टम को डैमेज भी ना हो, क्या कोई ऐसा तरीका है। यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉफिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम क्या करें, एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को अलग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उससे जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं उन पर अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। वही फिर से बता देता हूँ, इसके रिमूव किए हमने तो इस पर अलग, इस वाले ट्रॉफिक लेवल पर अलग इफेक्ट पड़ेगा, इस पर अलग इफेक्ट पड़ेगा।
If all the producer are killed, it will cause death or migration of the primary consumer in the ecosystem. अगर क्या हो, सारे के सारे प्रोड्यूसर मर जाएं, तो इससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर हैं या तो वो माइग्रेट कर जाएंगे दूसरे इकोसिस्टम में, या उन सभी की डेथ हो जाएगी. इन द absence ऑफ प्रोड्यूसर सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर विल आल्सो बी अफेक्टेड. और प्रोड्यूसर की अब्सेंस में जो आगे के जो कंज्यूमर हैं वो भी अफेक्ट होंगे. जैसा पहला, दूसरा, तीसरा, ये प्रोड्यूसर हैं, अगर ये सारे के सारे खत्म हो जाएं तो ये मर जाएंगे, ये मरेंगे तो इन पर भी अफेक्ट पड़ेगा. बट इफ प्राइमरी कंज्यूमर आर रिमूव्ड, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल विल डाई while those of lower producer show exponential growth much beyond the carrying capacity of the environment. लेकिन क्या हो, अगर प्राइमरी कंज्यूमर मरे, प्राइमरी कंज्यूमर को रिमूव कर दिया जाए, तो हायर ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, जबकि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी. पहली कंडीशन क्या थी, प्रोड्यूसर मर गए, प्रोड्यूसर मरेंगे तो ये भी मरेंगे क्योंकि प्रोड्यूसर इनका खाना है, ये मरेंगे तो ये भी मरेंगे क्योंकि ये इनका खाना है, तो इस पर अलग इफेक्ट हो रहा है. दूसरी कंडीशन हमने क्या ली, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये वाले दूसरे नंबर वाले, ये मर गए तो इससे अलग इफेक्ट पड़ेगा. इससे क्या होगा, ये वाले भी मरेंगे क्योंकि सेकंड थर्ड का खाना है, लेकिन फर्स्ट तो इन पर डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट की क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी. तो इस केस में दोनों नहीं मर रहे, एक मर रहा, दूसरे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई. तो देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के रिमूव किए तो दोनों मरे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल के रिमूव किए, एक मरा, एक की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई. तो क्या क्या इससे हमें क्या पता चला कि हर एक ट्रॉफिक लेवल का क्या होता है, अलग इफेक्ट होता है. Removal of the organism in a trophic level will upset the whole ecosystem as all categories of organism are linked through the food chain. तो इससे क्या पता चला, अगर हम ट्रॉफिक लेवल के सभी, एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म रिमूव कर रहे हैं, तो उससे इकोसिस्टम के जितने भी ट्रॉफिक लेवल होंगे वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे उनकी ग्रोथ होगी चाहे वो डेड होंगे, किसी ना किसी तरीके से उन पर अफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो फूड चेन से लिंक है. The survival of organism of one trophic level depend on the existence of the member of the other trophic level. तो एक ट्रॉफिक लेवल के मेंबर के का जो ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवल है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल के मेंबर पर डिपेंड करता है. प्रोड्यूसर इस पर डिपेंड करेंगे कंज्यूमर पर, क्योंकि ये नहीं होंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा. तो ये आपस में जुड़े हुए हैं. तो एक ट्रॉफिक लेवल के मेंबर का जो सर्वाइवल है, एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है, वो किस पर डिपेंड करता है, दूसरे ट्रॉफिक लेवल के मेंबर पर डिपेंड करता है. तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ नो. दूसरे का आंसर हुआ नो, क्योंकि अगर हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर निकाल रहे हैं, तो ये प्राइमरी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, टर्शरी खत्म हो रहे हैं. लेकिन प्राइमरी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब भी तो इकोसिस्टम को डैमेज होगा, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा. तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ट्रॉफिक लेवल को डैमेज होने से बचाया जा सके, अगर उससे हम कोई एक ट्रॉफिक लेवल के मेंबर बहुत पूरे के पूरे डेड कर रहे हैं, पूरे के पूरे रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि सभी ट्रॉफिक लेवल आपस में जुड़े हैं. क्वेश्चन 6, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है. विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम. और मैग्निफिकेशन के जो लेवल हैं, क्या वो इकोसिस्टम के अलग अलग लेवल पर अलग अलग हैं. प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो कोई फूड चेन है, उस फूड चेन में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन स्टेप बाय स्टेप जो इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. जैसे एग्जांपल में दे देता हूँ, ये प्लांट है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर. अगर प्लांट में क्या आ गया, डीडीटी आ गई. डीडीटी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, हार्मफुल है, केमिकल. डीडीटी क्या हो गई, प्लांट में एक्यूमुलेट हो गई. प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, डीडीटी प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी. अब ये डीडीटी की क्या होती है, डीडीटी की एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. अगर यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल है तो यहाँ पर 2 मोल हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. अब ये प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे. अब इसमें अगर 2 मोल डीडीटी है तो इसकी कंसंट्रेशन
सेकेंडरी कंज्यूमर में जाने पर इंक्रीज होगी, 2 की 4 हो सकती है। तो ये क्या प्रोसेस क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का फूड चेन में इंक्रीज होना, उसकी कंसंट्रेशन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर इंक्रीमेंट आना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द लेवल ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। और जो ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, इनके जो लेवल होता है, कंसंट्रेशन होती है, ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर इंक्रीज ही होती रहती है। When certain harmful substances enter the food chain at the level of primary producer, they get concentrated many time at each subsequent trophic level. तो जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस फूड चेन में एंटर करता है, मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर के लेवल पर एंटर कर गया, तो इनकी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहती है। तो ये क्या हुआ? ये इसका आंसर हुआ हाँ, यस। अलग एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाने पर इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम जनरेट करते हैं, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये हमें बताना है। तो पहले तो वही है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ पाते। तो इसलिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण इनकी जो वॉल्यूम है, इनकी जो मात्रा है वो बढ़ती रहती है। अब इनकी मात्रा जो बढ़ती रहती है, इससे इनके सेल्फ डिस्पोजल में प्रॉब्लम आती है, इनको डिस्पोज करते समय प्रॉब्लम आती है। कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे कि हैवी मेटल्स हो गए और पेस्टिसाइड हो गए, ये क्या करते हैं, ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और फूड चेन में एंटर करने के बाद इनका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जाने पर इंक्रीज होती रहती है। तो जो और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं, ये सॉइल फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करते हैं और ये क्या कर देते हैं, सॉइल का जो पीएच बैलेंस है, नेचुरल पीएच है, उसको चेंज कर देते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज करते हैं। क्वेश्चन 8, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अगर हम सारा का सारा वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, क्या इसका एनवायरनमेंट पर कोई इम्पैक्ट होगा? क्या इसका एनवायरनमेंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ये हमें बताना है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। और सिंपलर सब्सटेंसेस के में तोड़ने के बाद कुछ सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं और वो एनवायरनमेंट प्रोड्यूसर के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। प्रोड्यूसर उन एनवायरनमेंट को, उन मटेरियल सब्सटेंसेस को दोबारा से यूज़ करेंगे, दोबारा से अपना जो प्रोसेस है वो करेंगे। लेकिन अब ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एनवायरनमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनका भी एनवायरनमेंट पर विपरीत इफेक्ट होता है, कुछ डैमेजिंग इफेक्ट होता है। वो क्या? पहला, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ फॉल स्मेल एंड हार्मफुल गैस। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, जिससे फॉल स्मेल रिलीज होती है, बदबू रिलीज होती है और हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है। अब जो ये हार्मफुल गैसेज हैं, जब इनको ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, ये हार्मफुल गैसेज ह्यूमन बींग्स के अंदर जाती हैं, तो इससे बेचैनी होती है, इरिटेशन होता है, नोज़ी की प्रॉब्लम होती है और गिडनेस हो जाती है ह्यूमन बींग्स में। इरिटेशन हो सकती है और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। साथ ही साथ जो डिकम्पोजिंग वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो डिकम्पोज हो रहे हैं, वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में भी एक्ट करते हैं, जहाँ पर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मॉस्किटो हो गया, इंसेक्ट हो गया, वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एब्यूंडेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोज डिजीज इन एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। और अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ब्रीड करेंगे तो उससे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में डिजीज कोज हो जाएंगी। अब अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक्वेटिक मीडियम में इंक्रीज हो जाएं, पानी में ये रिलीज हो जाएं या पानी में इंक्रीज हो जाएं, तो इससे क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी से ऑक्सीजन को खींचेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये कुछ इफेक्ट है इनके। ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका भी इफेक्ट होगा।
क्वेश्चन 9, वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज फॉर कंसर्न? ओजोन लेयर में जो डैमेज हो रहा है ये चिंता का विषय क्यों है? व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? ओजोन लेयर में जो डैमेज हो रहा है इसको कम करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं? तो जैसा कि आपको पता है जो ओजोन लेयर है वो अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो इन यूवी रेडिएशन को अर्थ के सरफेस पर आने से क्या कौन रोकता है? ओजोन लेयर रोकता है। तो ओजोन लेयर का काम क्या है? जो सन की यूवी रेडिएशन है हार्मफुल उनको अर्थ के सरफेस पर आने से रोकना। एयर पोल्यूटेंट जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ये क्या कर रहे हैं? ये लगातार ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ओजोन लेयर को कौन नष्ट कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पोल्यूटेंट है। अब अगर ओजोन लेयर नष्ट होती जा रही है तो इससे क्या होगा? जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा आती जा रही है, जिससे यूवी रेडिएशन का जो अमाउंट है वो अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। अब यूवी रेडिएशन जब अर्थ पर आ रहा है इसके इफेक्ट तो होंगे क्योंकि हार्मफुल है। तो यूवी रेडिएशन इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही है। ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करती है, प्लैंकटन्स को डिस्ट्रॉय करती है वाटर बॉडीज में, और डिकम्पोजर को भी डिस्ट्रॉय कर रही है, डिकम्पोजर को भी ख़त्म कर रही है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, ह्यूमन बींग्स में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ये स्किन कैंसर कॉज कर रही है, आइज़ में कट्रैक्ट कर रही हैं, और ह्यूमन बींग्स के जो इम्यून सिस्टम है उनको डैमेज कर रही है। सेवरल डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड टू साइन एंड ओबे द डायरेक्शन ऑफ TINEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CFCs और टू लिमिट देयर प्रोड्यूसर टू सम एक्सटेंट। यहाँ पर यह है UNEP, ये गलत लिखा गया। तो कुछ डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप कंट्री जैसे कि जापान और अमेरिका हो गया, डेवलपिंग जैसे भारत हो गया। तो ये क्या कर रही हैं? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ इन्होंने कुछ ट्रीटी साइन की हैं, और ये UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इनकी जो डायरेक्शन है उसको ओबे कर रही हैं, जिससे कि क्या किया जा सके? जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनके प्रोडक्शन को रोका जा सके, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के या तो उनके प्रोडक्शन को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके, या फिर क्या करें, ये लिमिट है, या फिर CFCs के प्रोडक्शन को लिमिट किया जा सके, कम किया जा सके, जिससे कि ओजोन लेयर पे कोई भी खतरा ना हो। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का PDF आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, और इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा।